So I welcome you all on the first class of Environment and Ecology, right? तो हम द सिलेक्शन बैच के अंदर काफी सब्जेक्ट्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। हमने जैसे पॉलिटी पढ़ लिया है, राइट? पॉलिटी के बाद अपना मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी हम पढ़ चुके हैं। अब एनवायरनमेंट की एक नई जर्नी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आज तक डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में आपने पढ़ा होगा, बट इसके अंदर एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाते हैं आज की इस क्लास के अंदर आपको पता चलेगा, राइट? हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि इसका नेचर क्या है भाई, इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, सब्जेक्ट का क्या नेचर है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और फिर कुछ टर्म्स से स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे 1 से 1.5 घंटे की क्लास ही होगी सिर्फ, ठीक है? क्योंकि सुबह भी आपकी क्लास होती है, राइट? तो सुबह जो क्लास होगी उसका टाइमिंग वही है, 7:45 ही रहेगा, 7:45 AM। और शाम को जो क्लास होगी इसका 8 PM अपन एग्जैक्टली स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है? आज थोड़ा सा डिले हो गया, कल से अपन 8 PM इसको स्टार्ट कर देंगे, राइट? तो चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट की हम करते हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी होता क्या है, ठीक है? और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब? ऐसे भर भर के क्वेश्चन क्यों आता है इसमें से, है ना? कभी कभार तो 15 से ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो ये क्या करना चाहते हैं, क्यों ये इतने सारे क्वेश्चन देते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? दूसरा, इसका नेचर क्या है। सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान रखें, इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? हिस्ट्री के अंदर चलो कहानी सुना सुना के आपको किसी तरह से मैं एंगेज रखता हूँ, बट इसमें तो अपने आप में कॉन्सेप्ट है, और जहां पर कॉन्सेप्ट होता है ना, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मजा आने लग जाता है फिर, है ना? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब भी होगी तो सब्जेक्ट के अंदर मजा आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि यार इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर पढ़ाना है, तो मैं खुद ही इसको पढ़ा दूं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को कैसे मैं आपको समझाऊं, मैं कुछ तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, राइट? देखिए, अगर हम देखें इस संसार के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, राइट, मतलब स्मॉलेस्ट जो होगा अपने पास जिससे इस संसार सारा बना है, ठीक है? वैसे तो एटम की भी बहुत सारे डिवीजन हो गए, बट अपन लेकर चलते हैं कि एटम इज देयर, ठीक है? यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। संसार के अंदर कोई भी वस्तु बनी है उसके अंदर एटम है, राइट? कोई भी गैस बनी है उसके अंदर एटम है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का एटम हो, राइट? एटम, दो एटम को जब हम मिला देते हैं तो हमको मिलता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है? यहां से अपन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मॉलिक्यूल मतलब जैसे एक हाइड्रोजन का एटम लो और भाई एक ऑक्सीजन का एटम लो और H2O बना दो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल, राइट? और मॉलिक्यूल्स जब आपस के अंदर मिलते हैं, ठीक है, जैसे CO2 प्लस H2O और ये सब मिलेंगे जब आपस में, तो दैट विल फॉर्म अ कंपाउंड। ये कंपाउंड फॉर्म कर देगा बच्चों। जैसे हम कहें ग्लूकोज इज अ कंपाउंड, ठीक है? जैसे हम कहें कि C6H12O6 यहां पर बन जाएगा, राइट? C6H12O6 इस तरह का एक कंपाउंड बन जाए, मतलब एटम आया, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल जब आपस के अंदर मिले तो दैट विल फॉर्म द कंपाउंड। और एक कंपाउंड है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपाउंड यहां पर फॉर्म होने लग जाते हैं। जैसे प्रोटीन एक कंपाउंड है। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? अभी हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अभी समझाते हैं। प्रोटीन एक कंपाउंड हो गया, राइट? एक तरह से अमीनो एसिड एक कंपाउंड हो गया, राइट? तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंपाउंड बना रहे हैं, और कंपाउंड मतलब जैसे प्रोटीन एक कंपाउंड हो गया, अमीनो एसिड। और यही कंपाउंड्स जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होते हैं, राइट, दैट विल फॉर्म सेल। एक सेल के अंदर प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड होता है, ये सब चीजें सेल के अंदर होता है, राइट? और ये जो सेल होती है दैट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज डेराइविंग फ्रॉम, वी आर डेराइविंग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम द एटम। एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना, कंपाउंड में प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब चीजें, डीएनए, आरएनए, ये सब चीजें होंगे, और उससे क्या होगा, एक सेल बनेगा, और सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? अब इन सेल को, अगर बहुत सारी सेल को एक साथ ले लें, जैसे बहुत सारी सेल को एक साथ ले लेंगे, ग्रुप ऑफ सेल अगर हम कहें, तो दैट विल फॉर्म द टिश्यू, वो टिश्यू फॉर्म हो जाएगा, राइट? और बहुत सारे टिश्यूज हो जाएंगे, राइट? बहुत सारे टिश्यूज अगर अगर हम ले लें एक साथ, तो दैट विल फॉर्म एन ऑर्गन। जैसे ऑर्गन, जैसे ब्रेन एक ऑर्गन है, राइट? जैसे हमारे हैंड एक ऑर्गन है, ठीक है, लेग एक ऑर्गन है, उसके अंदर पर्टिकुलर सेल्स के ग्रुप जो है, पर्टिकुलर टिश्यूज है, और उससे एक ऑर्गन बन रहा है। और इन सभी ऑर्गन को ले लें हम, ब्रेन को, हाथ को, पैर को, नाक को, कान को, इन सभी ऑर्गन्स को हम ले लें,
राइट? तो दैट विल फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म और दैट विल फॉर्म ए ह्यूमन बीइंग, अपन जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमन। इस केस के अंदर अपन ह्यूमन, और इसके अंदर एनिमल भी अपन ले सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, इवन अपन आगे चलकर देखेंगे प्लांट्स और ये सब चीजें अपन इसके अंदर डालेंगे, राइट? तो ऑर्गेनिज्म बन गए। तो यहां से अपन स्टार्ट करें, एटम, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनाए, कंपाउंड जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड को जब हम मिलाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाते हैं, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, इस तरह से। इनसे हमको सेल मिल जाती है, और सेल से हमको टिश्यू मिल जाता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से हम ऑर्गेनिज्म तक पहुंच गए। ठीक है? अब यहां से समझना, ऑर्गेनिज्म जब आएगा इसके बाद एक आता है दैट इज नोन एज स्पीसीज। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है दैट कैन रिप्रोड्यूस। अभी इस स्पीसीज के बारे में हम डिटेल में आज की क्लास के अंदर ही बात करेंगे। मतलब ऐसे समझो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है, राइट, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्पीसीज, है ना? दैट इज नोट एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्पीसीज। तो ऑर्गेनिज्म से अपने पास स्पीसीज आ गया। अब स्पीसीज से अगर हम देखेंगे कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, जैसे ह्यूमन बीइंग इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज। स्पीसीज के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है अलग अलग, जैसे ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज हो गई, रैट एक स्पीसीज हो गई, ठीक है, कैट एक स्पीसीज हो गई, डॉग एक स्पीसीज हो गई, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीसीज हो सकती है, राइट? एक स्पीसीज का क्या रूल होता है और किस तरह का इसका डेफिनेशन बनता है, ये आगे चलकर अपन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हम समझा रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट सब्जेक्ट है क्या, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये स्पीसी बन गई, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, रैट हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, इतनी सारी ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन गई। इन स्पीसीज के अंदर से अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीसी को उठा लें, जैसे मान लो अपन ने रैट को उठा लिया, या फिर मान लो हमने कैट को उठा लिया, सिर्फ एक को स्पीसीज को, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसी को उठा लेंगे, एक सेम स्पीसीज के सारे आदमियों को एक एरिया के अंदर रख देंगे, तो दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। इसको अपन पॉपुलेशन बोलते हैं। ये भी आगे चलकर अपन अंडरस्टैंड करेंगे, अभी सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग इस तरह से टर्म्स के बारे में हम बता रहे हैं। अभी कुछ भी इसके अंदर अंडरस्टैंड नहीं करना है, मतलब अंडरस्टैंड नहीं करवा रहे हैं अभी हम। धीरे धीरे आज की इस क्लास के अंदर ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी, व्हाट इज स्पीसीज, व्हाट इज पॉपुलेशन। अब यहाँ पे सिर्फ इन स्पीसीज में से एक स्पीसीज को निकालकर यहाँ पर रख दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। जैसे हम कहें कि व्हाट आर द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, तो पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं कुत्ते बिल्ली सबको काउंट कर ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्पीसी की होती है। जैसे मान लो व्हाट इज द रैट पॉपुलेशन, रैट की क्या पॉपुलेशन है, तो रैट की पॉपुलेशन अपन इसके अंदर देख लेंगे, ठीक है? तो हम अगर ऐसे कहें कि एक जगह ये तो रैट है और ये कैट है और ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? तो ये रैट हो गया, ये कैट हो गया और ह्यूमन बीइंग हो गया। तो इसके अंदर अगर हमको पॉपुलेशन काउंट करनी होगी तो अपन कहेंगे व्हाट इज द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बाद आपको ये पूछना होगा, सर एक चीज बताओ, पॉपुलेशन किसकी, रैट की, कैट की, ह्यूमन बीइंग की? हम बोलेंगे भैया रैट की बता दो, तो रैट तो सर इसमें 3 है, राइट? ये देखो 3 रैट। कैट बताएं तो कैट 2 है। पर पॉपुलेशन के आगे आपको बताना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर स्पीसी की ही पॉपुलेशन होती है। मतलब कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब हमने ऑर्गेनिज्म बनाया, तो ऑर्गेनिज्म बनाने के बाद ये जो स्पीसीज बनी, बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज, रैट, कैट, ह्यूमन बीइंग, अगर एक पर्टिकुलर स्पीसी को हम लाकर रखते हैं तो उसको अपन पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है? और अगर ऐसा करें कि नहीं नहीं साहब, हम तो इन सब स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, इन सब स्पीसीज को एक साथ रख दिया, मतलब एक कमरे में रैट भी है, एक कमरे में कैट भी है, एक कमरे में ह्यूमन बीइंग भी है, एक कमरे में डॉग भी है, सब एक साथ अगर हमने रख दिए तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। इसको अपन कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसके अंदर बोलेंगे। ये कम्युनिटी जो होगी जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, रैट भी, कैट भी, ह्यूमन बीइंग भी, डॉग भी, सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर इंटरेक्टिंग टुगेदर, दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज कम्युनिटीज। और इस कम्युनिटीज के अंदर बहुत सारी और भी चीज होंगी, जैसे ट्रीज भी होंगे, सनलाइट भी होगी, बहुत सारी और भी चीज होगी, दैट इज नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, वाटर बायोटिक एंड अबायोटिक। अभी बस मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, इन सबको डिटेल के अंदर पढ़ने वाले, सबके ऊपर हम कम से कम 20-25 मिनट बात करने वाले हैं, ठीक है भाई? यहां तक समझ में आ गया, एक कम्युनिटी हो गई।
और इस कम्युनिटी की जो स्टडी हम करते हैं, जिसपे हमने रैट भी आ गया, कैट भी आ गया, डॉग भी आ गया, ह्यूमन बीइंग भी आ गया, सब आ गया, इस कम्युनिटी से जो सिस्टम बनता है, सॉरी, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे जो सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम को ये जो सिस्टम बना है सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये कम्युनिटी के अंदर रैट जो हो सकता है कैट से इंटरेक्ट कर रहा हो, ठीक है, करती है, कैट रैट को खा जाती है, डॉग जो है कैट को खा जाता है, राइट, ह्यूमन बीइंग सबको खा सकता है, राइट। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, प्लस रैट जो है पानी पी रहा है, ह्यूमन बीइंग पानी पी रहा है, राइट, ये सब जो इंटरेक्शन हो रहा है, पानी से जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये आसपास की सराउंडिंग से जो इंटरेक्शन हो रहा है, इससे एक सिस्टम बनता है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। अभी डिटेल में समझने वाले हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं एनवायरमेंट का मतलब क्या है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का मतलब तो समझे। और ये जो एक इकोसिस्टम बना है, अगर ऐसा कैसा इकोसिस्टम, बहुत लार्ज एरिया में एक ही तरह का इकोसिस्टम है, जिसके अंदर एक ही तरह के इंसान मिल रहे हैं, एक ही तरह के जानवर मिल रहे हैं, एक ही तरह के उसके अंदर वेजिटेशन मिल रही है, एक ही तरह का मिल रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं बायोम। ठीक है भाई, उसको हम क्या बोल दिए, उसको हम बायोम बोल दिए। और बायोम जब बड़ा, बहुत सारे बायोम्स को एक साथ हम रख देंगे तो उसको अपन बोलते हैं बायोस्फीयर। ये टर्म अभी हम और अंडरस्टैंड करेंगे, इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और इन बायोस्फीयर को, सारे बायोस्फीयर को एक साथ मिला दे तो एक अपना मिल जाता है प्लेनेट। अरे सर कहां तक जाओगे। और इन सभी प्लेनेट को हम मिला दें, ठीक है, तो एक बन जाता है सोलर सिस्टम। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट्स है और सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और अगर इन सोलर सिस्टम को सबको मिला दे, सारे सोलर सिस्टम को मिला दे, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज गैलेक्सी। गैलेक्सी इज फॉर्म्ड, है ना, मिल्की वे जैसे गैलेक्सी। और इस तक हम सारी गैलेक्सीज को अगर मिला देंगे तो हमको यूनिवर्स मिल जाएगा। मतलब मैंने तुमको पता है क्या पढ़ा दिया, एटम से हम यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए बाय द वे। आप अंडरस्टैंडिंग देखिएगा, इसके अंदर एटम से हमने स्टार्ट करा, एटम से ये पहला पॉइंट था अपना। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा पेन का। एटम हमारा पहला पॉइंट था, यहां देखो सभी बच्चों। दूसरा, एटम को मिलाकर हमने मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल को मिलाकर हमने कंपाउंड बना दिया। कंपाउंड को जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हुआ, दैट इज प्रोटीन अमीनो एसिड, ये फोर्थ पॉइंट हो गया अपना। यहां तक जो हमने करा ना, दैट इज केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ा होगा। तो एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से प्रोटीन, दिस इज नोन एज केमिस्ट्री। अच्छा, इस प्रोटीन से, इस अमीनो एसिड से, इन सब से, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हम जो बना रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सेल। सेल से बन रहा है टिश्यू, टिश्यू से बन रहा है ऑर्गन, और ऑर्गन से बन रहा है ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज बायोलॉजी। ये अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज बायोलॉजी, है ना। तो हम केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी पे जा रहे हैं। अब इसके बाद जो हो रहा है ना, ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, क्या उनका कंपोजिशन होता है, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से वो आपस के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, स्पीसीज क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज क्या है, राइट। यहां पर देखो 9th नंबर, स्पीसीज। स्पीसीज, एक तरह की स्पीसीज जो होती है, उनके बीच में किस तरह से, ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, पॉपुलेशन। और सबको एक साथ रख दें तो क्या होता है, कम्युनिटी। और कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बायोम बनता है, और बायोम से क्या होता है फिर, बायोस्फीयर बनता है। यहां तक जो चीजें चली हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द एनवायरमेंट। समझ में आ रहा है, ये है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, यहां तक पॉइंट पढ़ना है तुमको, दैट इज नोन एज एनवायरमेंट। इसी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में सब कुछ आ जाएगा। इसमें आपका जो होगा पूरा का पूरा इकोसिस्टम आ जाएगा। इसमें आपका पूरा का पूरा, अगर हम देखेंगे तो साइकिल्स आ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन साइकिल्स आ जाएंगी। ठीक है, एनवायरमेंट आ जाएगा, इकोलॉजी आ जाएगा, पॉल्यूशन आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूशन के ऊपर किस तरह से इस एनवायरमेंट को बचा कर किस तरह से हमको इंटरेक्शन करना चाहिए, सारा 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 जो एनवायरमेंट होगा, कोई सा भी एनवायरमेंट का टॉपिक उठा लो, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहां से जो स्टार्ट हो रहा है 15th से,
ये हो रहा है एक तरह से एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये अपन इसके अंदर देखें 15, 16, 17 गैलेक्सी के बारे में स्टडी करना, और ये यूनिवर्स लास्ट में हमने माना। तो आप ये समझो व्हाई एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एटम से अगर हमको यूनिवर्स तक स्टडी करनी है तो बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गया, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। ये जो चीज है, ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिटी में कैसे रह जाता है, एक सिस्टम कैसे बनता है, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, यहां तक ये चीज अगर आप नहीं समझे तो आप यूनिवर्स को भी नहीं समझ पाएंगे। आप एक तरह से केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इंटरेक्ट नहीं करवा पाएंगे, लास्ट के अंदर आप पहुंच नहीं पाएंगे। बीच में ये चीज अपन को पढ़नी होती है, और दिस इज नथिंग बट दिस इज द एनवायरमेंट। यही एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में अपन को यही चीज पढ़। तो सबसे पहले समझो यूनिवर्स से, और यहां पर दिस इज द व्हाट, ये जो ऑर्गन बना ऑर्गेनिज्म से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म इज द बिल्डिंग ब्लॉक। ये बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स तक आप पहुंच सकते हैं। अगर बीच में ये पोर्शन गायब हो गया तो यहीं पर आकर गाड़ी रुक जाएगी, ऑर्गन बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया, अब इसके बाद क्या करें? यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर प्लेनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, और ये एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए आपको एनवायरमेंट समझना पड़ेगा। इसको, बायोलॉजी को एक अपनी जर्नी तक पहुंचाने के लिए आपको एनवायरमेंट समझना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संसार के अंदर रहने के लिए आपको एनवायरमेंट समझना पड़ेगा। इस संसार, एनवायरमेंट क्या है? देखिए, एक सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एनवायरमेंट ये है कि हम सब एक साथ इस संसार में कैसे रह रहे हैं। आप, मैं, जानवर, जीव जंतु, अबायोटिक कंपोनेंट, पानी, हवा, इन सब से कैसे इंटरेक्ट करा जा रहा है। इससे बढ़िया बात और क्या होगी? इस जीवन में जीकर जा रहे हो आप लोग, और आपको ये नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर आके कैसे इंटरेक्ट करके गए आपस के अंदर। तो हाउ यू कैन, मतलब ये तो लाइफ के अंदर, लाइफ के साथ धोखा हो गया ना जिसने एनवायरमेंट नहीं पढ़ा। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, सिंपली आज मैं यहां पर जैसे मैं बैठा हूं, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी मेरे चल रहा है। कैसे? मैं सांस ले रहा हूं, सांस के अंदर ऑक्सीजन ले रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं। दिस इज द इंटरेक्शन विद द ऑक्सीजन एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से इंटरेक्शन हो रहा है। अभी मैंने मानो पानी उठाकर पी लिया, तो पानी पिया तो ये इंटरेक्शन हो गया। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, वर्चुअल कम्युनिकेशन से कर रहा हूं, पर आप लोगों से एक तरह से बातचीत कर रहा हूं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज ए सिस्टम बन रहा है जिससे कि आप लोग से इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी यहां पर कोई शेर आ जाए, मेरे को खा जाए, तो ये एक तरह से क्या है? एक तरह से इंटरेक्शन करा शेर ने मेरे साथ। समझ में आ रहा है? तो इस संसार के अंदर सब चीजों से, अगर मान लो पॉल्यूशन एकदम से बढ़ गया, तो पॉल्यूशन से मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो एक इकोसिस्टम बन रहा है। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट इतना ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि भाई इंटरेक्शन कैसे होता है, इसमें साइंस आ जाएगी। अब इसमें थ्योरीज आ जाएंगी, राइट। और इंटरेक्शन करें, हम जीने के लिए जी रहे हैं ना, ठीक है, तो हम किस तरह से अच्छा जीवन जिए, उसके लिए हमको एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। कि एनवायरनमेंट को अगर हम नहीं समझे और जीवन जीने लग गए, तो भैया पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। भैया ओजोन सिस्टम के अंदर ओजोन लेयर चली जाएगी, जलकर झुलसकर मर जाओगे। 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा, तड़प तड़प कर मरोगे। तो फिर जीने के लिए हमको इस जीवन को समझना पड़ेगा, और इस जीवन को समझने का, इंपेरिकल वर्ल्ड को समझने का, जीवन को समझना तो ये भी हो सकता है भगवान के बारे में जाने, आत्मा के बारे में जाने, परमात्मा के बारे में जाने, वो वाली चीज नहीं, दैट इज मेटाफिजिकल। इस इंपेरिकल वर्ल्ड के अंदर जब हम रह रहे हैं, तो इस वर्ल्ड को थोड़ा समझे, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कभी, अब तुम इसके अंदर एक दो क्लास में तुम्हें मजा आने लग जाएगा, तुम छोड़ ही नहीं पाओगे क्लास में, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, दैट आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, इतने बेसिक क्वेश्चन, सीधे डेफिनेशन, बच्चों को डेफिनेशन तक नहीं आती। और इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इवन ऑफ द रीजन फॉर दैट की इज दैट, मैंने आपको थोड़ा कंसेप्चुअल इसके अंदर बताने की कोशिश करी, व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब चीजें मैंने आपको बताया, दिस इज द नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, है ना। पॉलिटी को मैंने कभी इंटरेस्टिंग नहीं बोला है। पॉलिटी तो क्या है, हमने बनाई है, ये तो पूरा नेचर ने बनाया एनवायरमेंट।
पॉलिटी हमने बनाई है भाई, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या सोशलिज्म होगा, कैपिटलिज्म, भगवान थोड़ी ना देकर गया, हम लोगों ने बैठे बैठे यहाँ पर सोच सोच के बना दी पॉलिटिकल थ्योरीज। इंसान की बनाई हुई चीज में इतना मजा नहीं है जो प्रकृति की बनाई हुई चीजों के अंदर है, एंड दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एक सब्जेक्ट है आपके पास जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा इसको, और प्लीज बिलीव मी एक भी क्वेश्चन आपका इसके अंदर से बाहर नहीं आएगा। सीरियसली एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। हाँ, करंट अफेयर्स और उसके अंदर से कुछ रह जाए, मिस हो जाए, तो वो तो हो सकता है, अदरवाइज मैं करंट अफेयर्स को भी 1.5 ईयर करंट अफेयर्स में कवर कर रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें से कुछ रहेगा नहीं आपका, ठीक है। और बहुत मजा आएगा, कब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, राइट। चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सब मैंने लिख दिया है, पूरा का पूरा जो चार्ट मैंने अभी आपको बना कर दिया था, राइट। अब यहाँ पर इस इमेज को देखो ये देखो, जंगल का राजा बैठा है, राइट। यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे सूरज चमक रहा है, सूरज दादा, ठीक है। सूरज अपनी सनलाइट ले रहा है, आराम से धूप को सेक रहा है, ठीक है। ये देखो मिट्टी से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पेड़ पौधे, ये इसको पता नहीं है, पर इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसको पता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड देकर इनको बचा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते नहीं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इसको पता नहीं कि ये पेड़ इतना इंपॉर्टेंट है, देख रहा है पेड़ को, पता नहीं क्या खड़ा है ठूट सा, ठीक है। आराम से इंटरेक्शन कर रहा है। तो दिस इज अ इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम है, मतलब एक सिस्टम बना रहा है ना। सिस्टम बना रहा है जिसमें कुछ कंपोनेंट है जो कि नॉन लिविंग है, जिसको हम प्यार से अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट आर अबायोटिक कंपोनेंट, इसमें भी साइंस है। और कुछ जीवित कंपोनेंट है यहाँ पर, जैसे ये जीवित कंपोनेंट आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज बायोटिक, जिसके अंदर जीवन है, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट। तो ये आप देख रहे हो कि ये खुद जीवन है इसके अंदर, राइट। और ये देखो अभी जो है ना, हाल फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ अबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे सनलाइट से धूप सेक रहा है, आराम से मजा आ रहा है इसको, सर्दी में धूप मजा आ रहा है, ठीक है। इससे इंटरेक्ट कर रहा है कि भाई मेरे को ऑक्सीजन दे, तू मुझे ऑक्सीजन दे, मैं तेरे को कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा, ठीक है। इतने में इसको प्यास लगी, यहाँ पे पानी था, पानी इसने पी लिया, तो ये वाटर से इंटरेक्ट कर लिया, अबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर लिया। इतने में क्या होता है, बेचारा भूखा है, इतने में उसको एक हिरन दिख जाता है। ये देखो ये हिरन आ गया, ठीक है। और जैसे ही हिरन आता है ना, ये देखो भाई इसके अंदर जान आ जाती है, ठीक है। गलती से चीते की फोटो आ गई, ठीक है, शेर की जगह, पर ठीक है, इसको शेर मान लो, बड़े बड़े बाल, राइट। और इसने क्या करा, इसने एक तरह से हिरन को खा लिया, राइट। ये जो इंटरेक्शन हुआ दैट इज बायोटिक इंटरेक्शन, लिविंग का लिविंग से, ठीक है। जीवित आदमी, जो एनिमल है उसका जीवित एनिमल से इंटरेक्शन हुआ। भाई ये कैसा इंटरेक्शन है सर, हिरन बोलेगा मेरा इस इंटरेक्शन के चक्कर में तो मेरा तो जीवन ही विलुप्त हो गया, समझ रहा है। बट दिस इज ए इंटरेक्शन, ये भी एक तरह से इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम इज व्हाट, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद योर एनवायरनमेंट, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट। ऐसा नहीं कि भाई हम कहें कि सिर्फ यही एक इकोसिस्टम है, नो, ये भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन के अंदर दोनों कंपोनेंट आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। जैसे हम हमारे बीच में ये एक सिस्टम है, ये एक वर्चुअल सिस्टम है, बिकॉज हम एक तरह से ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं। तो एक वर्चुअल सिस्टम, मान लो एक ऑफलाइन क्लास होती है, तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बीच में आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पी रहे हैं, हम ऑक्सीजन का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, वो अबायोटिक कंपोनेंट से कर रहे हैं, प्लस आपस के अंदर भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये देखो इन्होंने आपस में भी इंटरेक्ट करा। तो मैं अगर ऐसे बोलूं इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन होता है, तो दैट विल बी रॉन्ग। मैं कहूं सिर्फ और सिर्फ अबायोटिक से होता है, तो दैट विल आल्सो बी रॉन्ग। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स और एटमॉस्फेयर और उसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर उससे इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब हम बिना इकोसिस्टम के रह नहीं सकते। इसको हमने एक नाम दे दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। एक पानी की एक बूंद है, वो भी एक इकोसिस्टम है, राइट। पानी की एक बूंद को भी अपन देख सकते हैं, उसके अंदर भी एक इकोसिस्टम है पूरा का पूरा। उसके अंदर बहुत सारे जो होंगे जानवर होंगे, राइट, थोड़े वायरसेस, बैक्टीरिया, इस तरह से जो पानी के अंदर रहते हैं, राइट, वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे आपस में, पानी से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कुछ कुछ हो रहा होगा। और एक पूरी की पूरी अर्थ जो है दैट इज ऑल्सो इकोसिस्टम, इसको भी अपन एक इकोसिस्टम बोल सकते हैं। तो इकोसिस्टम कहीं तक भी हो सकता है। ये जो है ये एक इकोसिस्टम हो गया, जैसे ये देखो बिना हिरन का इकोसिस्टम हो गया।
ये भी एक इकोसिस्टम हो गया, ये भी एक इकोसिस्टम हो गया, हम आपस में बात कर रहे हैं, ये भी एक इकोसिस्टम हो गया। एक छोटी सी बूंद पानी की, वो भी एक इकोसिस्टम हो गई। पूरा पूरा बड़ा बड़ा ओशन जो होगा वो भी इकोसिस्टम हो जाएगा। तो इकोसिस्टम से अगर हम देखेंगे तो इकोसिस्टम एक तरह से एक यूनिट हो गई, एक यूनिट हो गई, ठीक है, जो कि एक तरह से बायोस्फीयर, बायोस्फीयर समझ रहे हैं? बायोस्फीयर मतलब कि जब हर जगह, हर बायोस्फीयर मतलब कि सब चीजों का अगर अपन मिला दें, बायोम्स से मिलकर जो होता है, बड़े बड़े बायोम्स और ये सब, जहां पर लाइफ पॉसिबल है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। आप ऐसे समझिए, है ना, इसको भी समझेंगे बायोस्फीयर को। तो एक बायोस्फीयर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। इकोसिस्टम के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे सेल जो होता है एक यूनिट हो गई बॉडी की, वैसे इकोसिस्टम एक यूनिट हो गया एक तरह से बायोस्फीयर का। एक छोटी यूनिट जो है वो पूरा का पूरा बायोस्फीयर क्रिएट कर सकती है। एक छोटी सेल जो है पूरी की पूरी ह्यूमन बीइंग को क्रिएट कर सकती है। तो इट इज व्हाट, इट इज अ इंट्रैक्शन। अब अच्छा, मैं ऐसे बोलूं कि ये इंट्रैक्शन पॉपुलेशन, अभी जैसे मैंने बताया नहीं आपको, बट फिर भी अभी तक थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान दे रहे हो, ये इंट्रैक्शन जो होता है वो पॉपुलेशन के बीच में हो रहा है या फिर कम्युनिटी के बीच में हो रहा है? तो आप क्या बोलेंगे बताओ, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी? जस्ट प्लीज आंसर इन द चैट सेक्शन। कम्युनिटी के बीच में हो रहा है, राइट? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ शेर शेर से इंटरेक्ट कर रहा है, नहीं, शेर पानी, शेर पानी भी पी रहा है, शेर बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट से भी कर रहा है, और शेर इनसे भी कर रहा है, हिरन से कर लिया इसने। समझ में आ रहा? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा देखें कि शेर जब शेर से इंटरेक्ट करता है तो उसकी स्टडी हम करें, बट दैट इज व्हाट, दैट इज सेपरेट थिंग, राइट? तो अब हम इतना समझ चुके हैं, तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। एन इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर, है ना? इससे ही फिर स्टार्ट होकर फिर बायोस्फीयर बनेगा। इट इंक्लूड्स कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग अलोंग विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम, ठीक है? An organism in an ecosystem are dependent on all the other species and the component which are the part of that community. एक ऑर्गेनिज्म जो होगा, जैसे शेर है, शेर होगा अपने आप में जंगल का राजा, ठीक है, शेर बोल रहा है मैं जंगल का राजा, होगा भाई, पर बिना हिरन के तेरा जीवन क्या है? तो हिरन पे डिपेंडेंट हो गया ना शेर। समझ में आ गया? शेर कहता है मैं तो जंगल का राजा हूं, पर अगर हिरन ने कह दिया कि भाई मैं जा रहा हूं, जीवन समाप्त हो गया, हिरन सारे और सारे जो हर्बीवोरस थे सब चले गए, तो शेर बेचारा ऐसा उदास सा बैठा रहेगा और थोड़े दिनों में धूप सेकता सेकता खुद में मर जाएगा। तो इट इज, शेर जंगल का राजा होगा, बट फिर भी इट इज डिपेंडेंट ऑन द हिरन, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द एवरीथिंग, अबायोटिक एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? तो ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम है, अब हम अगर मान लो प्लांट नहीं होते इस संसार के अंदर और एनिमल नहीं होते, तो हम अकेले जीवन जी लेते क्या? हम प्रकृति का दोहन तो ऐसे करते हैं कि जैसे बस हमको ही रहना है, पर क्या हम अकेले रह सकते हैं क्या? मान लो राइस व्हीट कहां से आएंगे? प्लांट से ही तो आएंगे। पर जंगल का राजा भी अकेला नहीं रह सकता। हम तो चलो ठीक है, फिर जंगल के राजा भी नहीं है, हम तो आम मानुष हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये अपन को समझना। अब इसमें कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं मैं आपको धीरे धीरे बताऊं, ठीक है? अब एक सिस्टम ऐसा समझो, ये पेड़ है, राइट? जो ओनली सोर्स, अब यहां से देखो, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड, एकमात्र सोर्स जो एनर्जी का है इस संसार के अंदर, दैट इज सन। यहीं से सब एनर्जी आ रही है। शेर के पास भी यहीं से एनर्जी आएगी, हमारे पास भी यहीं से एनर्जी आएगी, यही एनर्जी का सोर्स है। सर हमारे पास तो, सर हम रोटी खाते हैं ना, तो रोटी से एनर्जी आती है, पर रोटी कहां से आती है ये भी बताना बाकी है ना। अगर इस सन ने कहा ना मैं कल से नहीं चमक रहा, बाय बाय, छुट्टी पे जा रहा हूं, मैं हमेशा चमकता रहूं, ये क्या बात है? तुम भी तो छुट्टी पे जाओ, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, जीवन समाप्त है, एनर्जी नहीं है। समझ मारा? बहुत कम एनर्जी जो होती है ओशन के बहुत नीचे वाली लेयर पे केमिको सिंथेसिस प्रोसेस होता है, उससे बिना सन के एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दैट इज मैन्यूस्कल, बहुत छोटी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 0.001% एनर्जी प्रोड्यूस हम उससे कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हम सन के अलावा भी किसी और सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस करें, बट अभी तो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी सन। सन ने कह दिया ना मैं चमकना बंद कर रहा हूं, तो बस गए काम से।
देखो क्या होता है, सन की एनर्जी प्लांट लेता है, और प्लांट, आपने ये तो बचपन में पढ़ा होगा, वैसे तो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बिकॉज दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस, है ना, मतलब इकोसिस्टम। अगर यही नहीं हो तो फिर कैसे हो, ये इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में ये खाना बना लेता है, ये फूड बना लेता है, स्टार्च और ये सब चीजें, है ना। ये पेड़, इस पेड़ को खाता है ये हिरन, ठीक है, हिरन भाई साहब इस पेड़ को खाएंगे, और इस हिरन को ये शेर खाएगा। तो इस पेड़ से जो एनर्जी गई ना, अब एनर्जी कितनी जाती है, क्या जाती है, अभी आज एक बेसिक क्लास है, बाद में हम एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ेंगे जब पूरा इसके अंदर समझेंगे। इस पेड़ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड हैं, राइट, ये इसके अंदर जा रहा है, इसका शरीर बना रहा है, खट्टा खट्टा बना रहा है इसको। इसके अंदर से जो एनर्जी है वो यहां पर जा रही है, वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, ये सनलाइट को यूज करके क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दे रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही खा रहा है, तो इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड, जो कि इसकी बोन, जो कि इसकी एक तरह से मसल्स को डेवलप करने के काम आ रहा है, जिससे कि ये बढ़ रहा है, जिससे कि इसका एक तरह से एरिया बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़ रही है। अब इसको खा जाता है ये शेर, तो शेर के अंदर ये एनर्जी चलेगी। तो एनर्जी, अगर हम शेर से कहें कि शेर तेरे को एनर्जी, एनर्जी कहां से आई, तो इसने बोला हिरन से। हम कहें नहीं नहीं भाई, एनर्जी आई है सन से, सन से एनर्जी आई प्लांट के अंदर, प्लांट से आई डियर के अंदर, डियर से एनर्जी आई तेरे अंदर। अगर ये कह दे मैं ना चमकूं, तो ये पेड़ जो होगा ये खाना नहीं बना पाएगा, ये हिरन खाना खा नहीं पाएगा, और शेर बेचारा भूखा मर जाएगा, सब पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ओनली सोर्स ऑफ लाइट और एनर्जी ऑन दिस अर्थ इज दिस। तो जब यहां से ये ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और यहां पर अगर हम आगे चलकर बात करेंगे, जब हम इनको बोलेंगे ये प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। जब हम पिरामिड सिस्टम पढ़ेंगे, जब ट्रॉपिक लेवल्स पढ़ेंगे, तब हम इन सब चीजों को नामीकरण कर देंगे, इनका नामकरण कर देंगे। बट अभी बिल्कुल सिंपल हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हम अब इससे ऐसे बोलते हैं कि भाई देख, ये जो है ना हिरन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिरन, अगर हम देखें इस सिस्टम में हिरन का क्या काम है, तो हिरन का तो एक काम है बस बलिदान देने का, और हिरन का एक काम है कि ये जो है ना अपना शेर, वो ज्यादा डायरेक्टली पेड़ को नहीं खा सकता था, तो हिरन ने बोला कोई बात नहीं है शेर जंगल के राजा, कोई बात नहीं है, डोंट वरी, आई विल कन्वर्ट दिस प्लांट और दिस ग्रास इनटू मीट, और आई एम ए नेचुरल। और हिरन को अगर हम देखें इस सिस्टम के अंदर, अगर हिरन देखें, तो हिरन इज ए नेचुरल मशीन which converts what, which converts grass into meat, for whom, for the lion। नहीं क्या बात सही। तो हिरन अपने आप को कह रहा है कि हिरन ऐसे बोलता है, देखो मैं ग्रास से मीट में कन्वर्ट करता हूं, तो आई एम जस्ट ए नेचुरल मशीन, जिसका काम यह है कि ग्रास से मीट में कर दो और शेर के आगे प्रस्तुत हो जाओ, और शेर आपको खा जाएगा। बिकॉज शेर ग्रास को नहीं खा सकता ना, तो मैंने शेर का काम इजी कर दिया, शेर मर जाता, इसलिए मैंने क्या करा, इसका तो बलिदान का ही काम है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और सभी हर्बीवोरस का यही काम है, कितना मासूम सा भी दिख रहा है, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। हम इकोसिस्टम को समझने हैं, और ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है, ये जो आपस के अंदर इंट्रैक्शन हो रहा है, कि ये जो ग्रास को खा रहा है, ग्रास से इसके अंदर जो एनर्जी जा रही है, एनर्जी से फिर इसको खाया खाया जा रहा है शेर के द्वारा, ठीक है। ये जो इंट्रैक्शन है, ये जो सिस्टम बन रहा है, एक ये जो सिस्टम बन रहा है, ये पानी पी रहा है, सांस ले रहा है, शेर ऐसा कर रहा है, ये कम्युनिटी के आपस में इंट्रैक्शन का, खुद से इंट्रैक्शन और एनवायरमेंट से इंट्रैक्शन का जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज नोन एज नथिंग बट द इकोसिस्टम। इसको ही तो हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो सोलर एनर्जी से हर्ब्स कन्वर्ट हो रहा है, हर्ब से मीट बन रही है, मीट को खाया जा रहा है, राइट। अभी हमने ये नहीं समझा कि व्हाट इज सर प्रोड्यूसर, व्हाट इज प्राइमरी, वो सब कुछ बात की कहानी है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज वी कैन से दैट अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, राइट। तो डेफिनेशन समझे आप, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, कि शेर को खा रहा है हिरन को, हिरन खा रहा है पेड़ को, पेड़ ले रहा है एनर्जी अपने सन से। इकोसिस्टम में कम्युनिटी के बीच में भी इंट्रैक्शन हो रहा है, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट होंगे तभी जाकर इकोसिस्टम बनेगा।
आप यूं कहें कि हम तो सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट को पकड़ कर बैठ जाएं तो इकोसिस्टम नहीं बनेगा। तो एक सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। दिस इज द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ के करें सभी बच्चे क्वेश्चन। सभी बच्चे आंसर करें इसका, देन वी विल डिस्कस इट। आमिर, वैशाली, तलवीन, केतन, मनिंजा, फरिया, बहुत बढ़िया भाई। इतने इतना गला फाड़ फाड़ के मैं चिल्लाया, इतना सब कुछ करा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। शेर हिरन से इंटरेक्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। एनवायरमेंट कहां गया? अब बायोटिक कंपोनेंट कहां गया? ये तो बायोटिक बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो गया। सांस बंद करके खा रहा है क्या? सांस भी तो ले रहा है ये। ऐसा तो ना हिरन से बोले भाई तू सांस रोक ले, सब कुछ कर ले, और इस एक डार्क से रूम में चल जाते हैं, सनलाइट भी नहीं होगी वहां पे इंटरेक्ट करते हैं। हम्म। तो ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन है कि ये सी वाला बेस्ट, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। अब एनवायरमेंट के अंदर अबायोटिक कंपोनेंट भी आ गए। ऐसा कैसा इंटरेक्शन है? मेरे को इंटरेक्ट करके बता दो तुम ऐसी जगह जहां पे तुम सांस रोक के बैठे हो, ना सनलाइट का एक आयोटा ऑफ सनलाइट आ रही है, और इंटरेक्ट कर रहे हो तुम। तो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। भाई कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड विद द एनवायरमेंट ना, दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन। पहले ही पढ़कर तुमने आंसर टिक कर दिया, गया। यूपीएससी का क्वेश्चन था, 2 नंबर गए तुम्हारे, और बन लो हीरो। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? किसको डाउट है तो प्लीज आस्क। कॉन्सेप्ट डेवलप करो भाई, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करोगे जब तक दिक्कत आएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से करिएगा। ये तो यूपीएससी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। इसके अंदर तो हमने आपको जैसे बताया, उसके अंदर आपको, आपने क्या है, ये सी ऑप्शन पढ़ा ही नहीं। सारे ऑप्शंस पढ़ो, फिर जाके टिक करो, ये करो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है। सेकंड का सी विल द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान ले ये धरती पे से इंसान को हटा दे, कैन देयर बी ए इकोसिस्टम विदाउट ह्यूमन बीइंग? कोई ऐसा इकोसिस्टम हो सकता है क्या जिसमें ह्यूमन बीइंग, बिना ह्यूमन बीइंग के कोई इकोसिस्टम हो सकता है क्या? इकोसिस्टम विदाउट ह्यूमन बीइंग, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, यस और नो? समझ में आ रहा है? बिना ह्यूमन बीइंग के हो सकता है? ये अभी अपन ने इकोसिस्टम पढ़े हैं, वो ह्यूमन बीइंग के बिना ही तो पढ़े हैं। ह्यूमन बीइंग तो भैया बाद में है बहुत, इंसान तो बाद में है। पहले भी तो जो इंटरेक्शन होता था वो इकोसिस्टम ही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है, ह्यूमन बीइंग के बीच में, ह्यूमन बीइंग के बिना इकोसिस्टम बन सकता है? यस, डेफिनेटली इट कैन बी। ठीक है। आज हमारे यहाँ पे एक नई स्टूडेंट भी है, एक मैम है, अनु, अनु बंसल। आपको समझ में आ रहा है अनु? आमिर, अंजलि, अंजलि शर्मा,
फरिया, केतन, मनींजा, मनोज, तलवीन, तुषार, वैशाली, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है? एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, सब समझ में आ रहा है? कैसा भी डाउट होगा अपन, मतलब इस चैप्टर के अंदर डाउट आ ही नहीं सकते। मतलब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर मैं आपको इस डायमेंशन में पढ़ाऊंगा कि आपके डाउट्स नहीं होंगे, बट आपको एक याद चीज रखनी है, आपको शीट रेगुलरली सॉल्व करनी। आज मैं अभी एक क्लास खत्म होते शीट बना दी है मैंने, मैं शीट आपको भेज दूंगा। शीट आपको रेगुलरली सॉल्व करनी है, वीकली टेस्ट रेगुलरली देना है और रिवाइज करके सोना है। अब रात को पढ़े हैं तो रात को ही रिवाइज करके सो जाओ। और अगर मान लो भाई 1 घंटे की तो क्लास होगी, अभी 1 घंटे की तो अपनी क्लास होगी, तो उसके अंदर 1 घंटे का जो कंटेंट होगा उसका रिवीजन करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, और उसमें क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं होंगे आपके पास डेली शीट के अंदर। तो बस एक सब्जेक्ट है, वो चलता रहेगा साथ साथ पैरेलली, कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां तक तो यूपीएससी पहुंचता ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बनाता ही नहीं है यूपीएससी। यूपीएससी का सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, राइट? तो दिस इज करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज इकोलॉजिकल साइंस। फिजिकल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इज ऑल्सो। प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट, अगर भाई ह्यूमन बीइंग होता भी नहीं तो भी क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये इसके आने से ही तो इकोसिस्टम सारा खराब हो गया है। अगर इंसान जो है ना 10 साल तक इंसानों को हटा दो, वापस से धरती जो हुई रीजनरेट कर लेगी, अपने आप को रिकवर कर लेगी। फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स, जैसे ट्रॉपिक लेवल 1 ट्रॉपिक लेवल 2 होती है, जैसे प्रोड्यूसर से, प्राइमरी प्रोड्यूसर से सेकेंडरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर, ये सब चीजें। शेर ने हिरन को आया, हिरन ने, इस तरह का। एक्सटेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, अरे बाउंड्री का क्या, यहाँ पर ये थोड़ा ना स्टडी करेंगे, राइट? कि अमेरिका, ये अमेरिका का इकोसिस्टम है, ये इसका इकोसिस्टम है, ऐसा नहीं। तो ये एक तरह से फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। एनी डाउट, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फोर्थ का करेक्ट आंसर ए। समझ में आ रहा है? देखो एक्चुअली एनर्जी फ्लो होने के लिए हमको बायोटिक कंपोनेंट की जरूरत होगी। बिना, भाई ये एक चीज यहाँ पे रखिए, आपने फिलोसफी में पढ़ा है, को कोई भी चीज को एक जगह से इधर जगह तक खिलाने के लिए भी एक कोई मोशन की जरूरत होती है, राइट? अगर लिविंग बींग्स यहाँ पर नहीं होंगे तो आप ये समझते हैं कि एटम से कंपाउंड जो अपना जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर हो जाएगा? जैसे सन है, सन चमक रहा है, पर अगर पेड़ नहीं होगा तो सन की एनर्जी को कैप्चर कौन करेगा? पानी बह रहा है, राइट? ये हो रहा है, पर इस एनर्जी को कैप्चर करने वाला तो इंसान, ये है, प्लांट है। प्लांट इस पानी को लेगा अपने रूट के अंदर से और फिर ये पूरा का पूरा खाना बना देगा। ये लिविंग ही तो है, ये बायोटिक कंपोनेंट ही तो है। तो बिना लिविंग के क्या एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा? क्या एक सिस्टम बन पाएगा? है ना? तो इट रिक्वायर्स लिविंग और इट रिक्वायर्स नॉन लिविंग ऑल्सो, बायोटिक और अबायोटिक दोनों चाहिए इसको। तो डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम एक्सप्लिसिटली रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इतना जरूरी है, बायोटिक भी इतना जरूरी है जितना बायोटिक है। तो बायोटिक अबायोटिक दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। अबायोटिक कंपोनेंट अलोन कैन कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम? नो। तो वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से हमको ये करना है। अब इस इकोसिस्टम को, ये जो इंटरेक्शन हुआ कि भाई शेर ने बिल्ली को खा लिया, बिल्ली ने चूहे को खा लिया एंड ये खा लिया, राइट? और ये इंटरेक्शन जो हो रहा है, आप सांस ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो ये सब चीजें, प्लांट जो है ऑक्सीजन दे रहा है, ये सारी चीजों को पढ़ाई करते हैं ना, इन सब चीजों की, इन सब चीजों की स्टडी जो करते हैं, इन सब चीजों की एक साइंटिफिक वे के अंदर स्टडी करना, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो एक इस इकोसिस्टम इकोसिस्टम की स्टडी करना, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज नथिंग बट द
तो व्हाट इज इकोसिस्टम वी हैव अंडरस्टूड, एंड व्हाट इज इकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सिस्टम, कि भाई शेर हिरन को खाता है तो कैसे खाता है, ठीक है, कौन सा हिरन शेर को ज्यादा पसंद आता है, और शेर हिरन के अंदर और खरगोश के अंदर किसको प्रेफर करेगा, समझ आ रहा है, हिरन के अंदर चूहे के अंदर कौन करेगा, और बिल्ली का जीवन कैसे चलता है, कैसे वो सांस लेती है, क्या क्या उसके अंदर सिस्टम होता है, राइट, कौन सा एसिड अमीनो एसिड ज्यादा होता है, कौन सा प्रोटीन होता है उसके अंदर, बिल्ली के अंदर डीएनए आरएनए का क्या सीक्वेंसिंग होती है, इन सबकी साइंटिफिक स्टडी करना, और इनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, कम्युनिटीज के बीच में आपस के अंदर कैसे इंटरेक्शन होता है, और पूरी कम्युनिटी के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोलॉजी, उसको हम इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या हो गया, आप यहां पर समझो, जैसे हमने यहां पर इकोसिस्टम पढ़ा, तो इकोसिस्टम के बाद इकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। इस साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी, राइट। तो इट स्टडीज द इंटरेक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होता है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया हम कहें कि सब सिर्फ और सिर्फ इंसानों की स्टडी करते हैं, चलो, है ना, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, या फिर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रैट की स्टडी करते हैं, रैट कैसे रहता है, कैसे पानी पीता है, कैसे खाना खाता है, कितने दिन तक भूखा रह सकता है, ये सब चीजें, रैट और रैट आपस में मीटिंग कैसे करते हैं, रैट और फीमेल रैट आपस में मीटिंग कैसे करते हैं, इसका रिप्रोडक्शन कितने दिन में होता है, क्या होता है, ये सब चीजें हम रैट का इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो की एक तरह की स्टडी हो गई इकोलॉजी, और इसको हम बोलते हैं ऑट इकोलॉजी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन का स्टडी करें हम, ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी है, दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो इकोलॉजी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, एक पर्टिकुलर सॉरी पॉपुलेशन का, दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी। और हम सबका एक कमरे में सारे बंद कर दें, ठीक है, चूहा बिल्ली डॉग, राइट, इंसान, सब आपस के अंदर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, शेर वेर सब, तो इसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। सिन का मतलब साथ, सिन का मतलब साथ होता है, तो साथ में रहना, तो कम्युनिटी के जब भी स्टडी करेंगे तो दैट इज नोन एज सिन इकोलॉजी, और जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी, राइट, दिस टर्म कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। खैर, तो जब एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में हम करेंगे कि भाई अफ्रीकन, है ना, और अमेरिकन, ये कैसे बने, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनके क्या जीन है, इनके क्या जीन है, ये सब चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑट इकोलॉजी। जब भाई इंटर स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक मतलब इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीसी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, रैट के बारे में स्टडी कर ली, कैट के बारे में कर ली, डॉग के बारे में कर ली, सिर्फ डॉग का कैट से कैसे रिलेशन है, जब ऐसे करेंगे तो मतलब फिर इंटर स्पेसिफिक आ गए। तो इसके अंदर इकोलॉजी में इंट्रा स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक दोनों स्टडीज इसके अंदर बोली जाती है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द इंट्रा स्पेसिफिक, ऐसे कहें इंटरेक्शन बिटवीन द इंट्रा स्पेसिफिक ओनली इज नोन एज इकोलॉजी, नो, इंट्रा स्पेसिफिक ओनली इज नोन एज इकोलॉजी, नो, इंटर स्पेसिफिक होगा और इंट्रा स्पेसिफिक भी होगा। हाँ, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि इकोलॉजी की एक ब्रांच है दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी, जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में करती है, तो दैट इज ऑट इकोलॉजी, जब दे रखा हो तो दैट इज करेक्ट कि हाँ भाई इंट्रा स्पेसिफिक होता है। अच्छा, एक वर्ड होता है इंट्रा और एक होता है इंटर, इसके बारे में समझ तो, इंट्रा और इंटर क्या होता है। जैसे हम कहें इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन है, तो इंट्रा स्टेट मतलब राजस्थान के अंदर ही कॉम्पिटिशन है, राजस्थान के अंदर, है ना, जयपुर वर्सेस, ठीक है, कोई दूसरा बाड़मेर बीकानेर, ये सब चीजें होंगी, राइट, इनके बीच में इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन। इंटर स्टेट मतलब राजस्थान और महाराष्ट्र, इनके बीच में क्या हो रहा है, इसमें कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है। इंट्रा और इंटर का मतलब समझ गए, आई होप दिस इज क्लियर। तो इंट्रा स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात हो रही है कि कम्युनिटी की बात हो रही है, बताओ, वन और टू। पॉपुलेशन की, वेरी गुड। और इंटर बोलूं तो कम्युनिटी की बात हो रही, तो जब तक स्पेसिफाई नहीं कर, अच्छा, ये जो होती है दैट इज नोन एज, ये एक अलग से ब्रांच हमने निकाल दी, ऑट इकोलॉजी, और दिस इज नोन एज सिन इकोलॉजी।
बट जब भी तक अगर हम सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजी वर्ड का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं भी स्पेसिफिक, तो मतलब दोनों आ गए, इंट्रा स्पेसिफिक एज वेल एज इंटर स्पेसिफिक ऑल्सो। इंटरेक्शन देखो कितना इजी है भाई, इकोसिस्टम समझ लिए हम, इकोसिस्टम क्या होता है उसकी गहराई समझ ली, और उसकी स्टडी करना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन एंड इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, है ना, और एक कम्युनिटी और इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, ये सब चीजें जो होती हैं दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोलॉजी डेफिनेशन। अब इकोलॉजी वैसा वर्ड तो है ना, ऐसे ही है भाई, बहुत इजी सा वर्ड है ना इकोलॉजी, आप बोल सकते हो। पर इकोलॉजी पहले बड़े टिपिकल टर्म किस तरह के थे, इको, फिर हकलाने लग जाता था आदमी बोलते वक्त, हकला रहा है ना, इकोलॉजी बोलते वक्त हकला रहा है, बिकॉज उसमें पढ़ाई करनी है उसको, राइट, ऐसे तो हकलाने लग गया। तो एक नाम याद करना है आपको, हेकल, हकलाने से हेकल याद करना है, ठीक है, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया। तो इकोलॉजी वर्ड इज डेराइव्ड, ठीक है, इन 1869 बाय द हैकल, है ना, इकोलॉजी उससे बोला नहीं जाता था, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का शब्द है, लॉजी आ रहा है ना बीच में, तो वैसे ही घबरा जाता था यार, पढ़ना पड़ेगा, तो हकलाने लग जाता था, ठीक है। तो इकोलॉजी, द टर्म इकोलॉजी इज was first coined in 1869 by the German biologist Ernst Haeckel. It was derived from the two Greek words oikos meaning home or estates, home और estate, and logos means study. तो home की study करना, right? That is known as what? That is known as ecology. और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, इकोसिस्टम जो होगा उसके अंदर हैकल लिख देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, हमारे भारत के अंदर जो फादर ऑफ इकोलॉजी, जिसने भारत के अंदर जो इसने करा ना, वो ये थे भगवान रामदेव मिश्रा, ये इंसान थे रामदेव मिश्रा। रामदेव भगवान है, लोक देवता है राजस्थान की, जैसलमेर के अंदर बहुत मतलब बड़ा उनका तीर्थ स्थान है रामदेव, राइट। इन्होंने बताया इकोलॉजी क्या होती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर इकोलॉजी जो होगा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ये भाई है मिश्रा जी, ठीक है। तो इकोलॉजी का मतलब समझ गए। इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन, जैसे इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया यूपीएससी के अंदर, वैसे इकोलॉजी पे भी आ सकता है डेफिनेशन के ऊपर। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोलॉजी का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर लिखें, और बहुत इजी है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और बहुत मस्ती से पढ़ेंगे, इतनी मस्ती से पढ़ेंगे कि कब खत्म हो जाएगा ना अपना साथ में मॉडर्न हिस्ट्री, तुमको लगेगा थोड़ा सा चल रहा है, ये तो पता ही नहीं चलेगा चल चल के कब खत्म हो गया, राइट। तो ए विल बी राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट। इकोलॉजी स्टडीज इंटरेक्शन नॉट ओनली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट बट आल्सो अमंग द ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ। इकोलॉजी स्टडी बोथ इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझो। इकोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विद इन ए स्पीसी, दैट इज करेक्ट। इसके अंदर ये तो होता ही है, राइट, उसके अलावा वो भी होता है। ओनली लिखा होता तो दैट विल बी रॉन्ग, राइट। इकोलॉजी एक्सक्लूड द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, भाई ऐसे किसने बोल दिया, डिफरेंट स्पीसीज से क्या दिक्कत है। इकोलॉजी स्टडीज द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट कम्युनिटी, यस, कम्युनिटी की कंपोजिशन क्या हो, कम्युनिटी की क्या स्ट्रक्चर है, ये तो देखना ही पड़ेगा ना, राइट। कम्युनिटीज का, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज का क्या क्या स्ट्रक्चर है, राइट। रैट और ये आपस के अंदर किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कि कितने एक जगह पर, कितना एक इकोसिस्टम के अंदर
क्या क्या चीज है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से ये हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, इन सब के बारे में बातचीत करती तो है इकोलॉजी। तो इसका आंसर बी होगा, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। जो ए लगा रहे हैं ना बच्चों, बी होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। और ये तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा ही था यार मैंने, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी। और कैसे लिखें? ठीक है। चलो ये करो। सेवेंथ क्वेश्चन करो। सेवेंथ क्वेश्चन लिख लेते हैं। इकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन, दैट इज करेक्ट। The term ecology is exclusively focused on the interaction between the different species within a community, ignoring intraspecific. No, intraspecific से क्या दिक्कत है? The field of ecology only focuses on interaction between the organism within a community. No, interspecific या intraspecific का ही हो गया इंटरेक्शन, ये तो राइट। ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विद इन ए कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी के नहीं, अलग कम्युनिटी का, बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद इन ए कम्युनिटी। एक ऑर्गेनिज्म एक कम्युनिटी के बीच के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में इंटरेक्शन देखता है क्या? नहीं। इसके अंदर तो क्या है, आपस के अंदर एनवायरमेंट से भी इंटरेक्शन देखता है, ये भी स्टडी करता है राइट। कैसे पानी पीता है, कैसे खाता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, सब कुछ देखता है। कैसे जीवन जीता है, हाइबरनेशन में चल जाता है ठंड के टाइम पर, गर्मियों में कैसे रहता है राइट, टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके बाद किस तरह का इंटरेक्शन करता है, वो सब चीजें देखते हैं इसके अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, दैट इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? तो सेवेंथ का ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये चीजें आप अपने इसके अंदर पढ़ ली राइट। अब चलो हम थोड़ा सा और गहराई में इन्हीं चीजों में और गहराई में उतरते हैं राइट। ये चार्ट देखिए, बड़ा ही अच्छा चार्ट है, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। दिस इज इंडिविजुअल, एक मछली दिख रही है आपको, एक ही तरह की मछली दिख रही है इसमें, एक ही दिख रही है, ये इंडिविजुअल है। अब इसके सारे, ये देखो ये बहुत सारी मछलियां दिख रही हैं, सिर्फ मछलियां दिख रही हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। देखो यहाँ पर और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मछलियां हैं, दैट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब समझे? पॉपुलेशन का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर तरह की स्पीसीज जो होती हैं वो रखने हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। उसको अपन पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पर देखो थर्ड इज कम्युनिटी। कम्युनिटी देखो भाई, डिफरेंट डिफरेंट आ गई, ये देखो ये फिश आ गई, ठीक है, ये नीमो आ गया, ठीक है, नीमो फिश थी ना, नीमो ऐसी तो थी वो, नीमो अगर आपने देखी हो तो। ये केकड़ा आ गया भाई अपना राइट, ये स्टार फिश आ गई, ये अपना जो है अबाइट प्लांट प्लांट आ गया इस तरह से, है ना, हब्स और ये सब, ये कम्युनिटी हो गई। ये सारे के सारे एक साथ आ गए इकट्ठे, अब हम साथ साथ हैं। अब यहां पर देखो पानी भी आ गया, ठीक है, अब जीवन स्टार्ट हो गया, अब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये केकड़ा फिश से इंटरेक्ट कर रहा है, फिश इससे कर रही है, स्टार फिश से कर रही है, इससे कर रहा है, ठीक है, अब जीवन आ गया, इकोसिस्टम, एक सिस्टम बन गया। ठीक है। अब अगर ऐसा एक बहुत बड़ा सा एरिया ऐसा ही है जिसमें फिश रह रही है, स्टार फिश रह रही है, बहुत बड़ा एरिया हो गया, तो इतना बड़ा एरिया हो गया तो उसको कहें कि एक पर्टिकुलर टाइप का इकोसिस्टम यहाँ पर मिलता है, एक पर्टिकुलर टाइप के जानवर, एक पर्टिकुलर टाइप का इंटरेक्शन, एक पर्टिकुलर टाइप का ये सब चीजें मिलता है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बायोम। बड़ा इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम। और ऐसे ही सब बायोस्फीयर एक बायोम्स को मिला दें, ठीक है, जहां पे लैंड है, वाटर है, एज वेल एज एयर है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। उसको अपन बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर को भी डिटेल के अंदर अपन अंडरस्टैंड करें। तो स्टार्टिंग में कहां से हुआ? ये एक इंडिविजुअल से हुआ। अब अपना चार्ट याद करो, अपना पहला वाला जो अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड करा था, ठीक है, अगर होगा तो। ये देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म बना था ये इंडिविजुअल है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। ये देखो इंडिविजुअल स्पीसीज हो गई, स्पीसीज के बाद पॉपुलेशन हो गया, समझ में आ रही है बात? पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी हो गई,
इसके बाद इकोसिस्टम हो गया, इन सबका स्टडी करना, इन भाई बहनों का स्टडी करना आपस के अंदर, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। फिर देखो ये बायोम बन गया, बायोस्फीयर हो गया, यही तो अपन पढ़े थे। और यही चीज मैंने आपको लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर समझा दी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब सबको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा स्टार्टिंग में क्यों कर रहा था। तो वहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है क्या, एनवायरमेंट, इंडिविजुअल से, राइट, और बायोस्फीयर तक खत्म होती है। फिर उसके बाद तो फिर तो प्लेनेट होगा, प्लेनेट के बाद से एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इकोलॉजी फॉर यू। इजी कॉन्सेप्ट है। तो इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पॉपुलेशन के बारे में, फिर कम्युनिटी के बारे में, फिर इकोसिस्टम तो अपन समझ गए, इनके बारे में अपन समझते हैं। तो इंडिविजुअल क्या है, इज ए लिविंग बीइंग दैट हैज द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, O2, ये एक इंडिविजुअल नहीं है। कार्बन ये एक इंडिविजुअल नहीं है, तो हमारा ये निर्जीव है भाई। ये मार्कर इज ए नॉट इन इंडिविजुअल। ये जो एबल टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये मार्कर क्या इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है? मार्कर को कहूं मैं चल तो चल लेगा, मार्कर की इच्छा होगी चलने की, नहीं चलेगा, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, बट मैं चल सकता हूं। एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, दैट इज इंडिविजुअल, इज ए लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग को ही हम इंडिविजुअल कहते हैं, मार्कर को इंडिविजुअल नहीं कहेंगे कि देखा एक मार्कर इंडिविजुअल देना, ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे। इंडिविजुअल मेक द बेसिक यूनिट ऑफ द स्टडी इन द इकोलॉजी। और इंडिविजुअल से ही चीजें स्टार्ट हो रही हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां से चीजें स्टार्ट, ये बेसिक यूनिट जो होगी दैट इज नोन एज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में भी एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज स्पीसी। स्पीसी क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। स्पीसीज, जैसे ह्यूमन बीइंग एक स्पीसी है, तो इसमें ऐसा क्या है कि इसको स्पीसी हम बोल रहे हैं? स्पीसी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग एक स्पीसी है, मतलब सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म, सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, जो कि आपस के अंदर ब्रीडिंग कर सकते हैं, जो कि इंटर ब्रीडिंग कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं, राइट। एक स्पीसी के लोग जब आपस के अंदर इंटरेक्ट करते हैं तो एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है, एक नई स्पीसी पैदा हो जाती है, मतलब इनकी स्पीसी होती है पैदा, एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। और ये इंडिविजुअल आगे चलकर क्या करेगा? आगे चलकर ये भी इंटरब्रीडिंग कर एक नया इंडिविजुअल पैदा कर देगा। तो ये भी एक स्पीसी बना, ये भी एक स्पीसी हुआ, राइट। प्रकृति ने है ना, देखो बहुत तरह से चीजों को बनाया हुआ है, राइट। हम प्रकृति को पढ़ रहे हैं। अब जब एक मेल और फीमेल जब अगर इंटरेक्शन करेंगे, मेटिंग करेंगे, तो एक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, दैट इज ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मेजोरिटी, अब कभी कभार एक्सेप्शंस हो जाते हैं, दैट इज नॉट काउंटेड, ठीक है। अगर हम कहें जनरली जो होगा मेजोरिटी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग आर रेफर्ड एज अ स्पीसीज। इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन आर पॉसिबल ओनली फॉर द ऑर्गेनिज्म बिकॉज बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। अब इससे आप स्पीसी के बारे में समझ सकते हैं। यही स्पीसी की डेफिनेशन है कि अब एक स्पीसी है और ये दूसरी स्पीसी है। मान लो ये स्पीसी इस स्पीसी की नहीं है, ये स्पीसी नंबर 1 है, ये स्पीसी नंबर 2 है। इनके बीच में अगर ब्रीडिंग होती है ना, तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है ना, दैट इज नॉट फर्टाइल, वो फर्टाइल नहीं होता, वो आगे चलकर बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। सर क्या बात कर रहे हो सर, समझ ही नहीं आ रहा है, अब समझोगे। एक स्पीसी है दैट इज नोन एज टाइगर, ये टाइगर है, ठीक है, मेल टाइगर। इसको है ना, मान लो कि एक फीमेल लॉयन से प्यार हो गया, फीमेल लॉयन से, इन्होंने शादी कर ली। अब टाइगर को लॉयन से प्यार हुआ है, देखो है ना, प्रेम कथा, एक टाइगर और लॉयन की प्रेम कथा। अब इन्होंने सोचा कि चलो भाई बच्चे पैदा करते हैं। अब ये है अलग स्पीसी, है ना, ये है अलग स्पीसी। अब ये बच्चा पैदा करने की सोच रहे हैं, तो इनसे जो बच्चा पैदा होगा ना, दैट इज नोन एज पिग्लॉन। ये मेटिंग तो कर लिए, मेटिंग करना पॉसिबल है, टाइगर और लॉयन कैन मेट, बट जो ये पैदा हुआ है ना, दैट इज नॉट अ स्पीसी,
क्यों सर? क्योंकि ही कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्या बात है सर, मतलब जब सिमिलर स्पीसी वन अगर टाइगर और टाइग्रेस करें मीटिंग, तो जो होगा ना, तभी जाकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकती है। तो इससे बोला कि भाई क्या हुआ कि तू शादी वादी क्यों नहीं करता टिग्लॉन से? टिग्लॉन कुछ इस तरह का दिखता है, देखो ये टिग्लॉन, इसकी गलती नहीं है, इसके पिताजी है टाइगर, इसकी माताजी है लॉयन, लॉयनस, है ना, फीमेल लॉयन। अब इन दोनों को प्यार हो गया, पैदा ये हो गया, अभी बेचारा बचा बचा घूमता है। क्यों? ये शादी क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज ही कैन नॉट जनरेट ऑफ स्प्रिंग, फर्टाइल नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब अगर कोई, ये क्या है, ये फिर स्पीसी नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को पैदा नहीं कर सकता, ये कोई और ऑफ स्प्रिंग को पैदा नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी द इफेक्ट, ही कैन नॉट बी द कॉज ऑफ अनदर स्पीसी। टाइगर है, लॉयन है, ठीक है, टाइगर एक स्पीसी है, लॉयन। अगर दो अलग अलग स्पीसी, तो प्रकृति ने कैसा रूल बना रखा है, ठीक है कर लो तुम मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर को टाइगर टाइग्रेस के साथ ही करने के लिए बोलता है कि मीटिंग टाइग्रेस के साथ ही करो। अगर लॉयन के साथ करोगे, आप फीमेल लॉयन के साथ करोगे, तो जो बच्चा पैदा होगा ना, उसका मतलब कर्म कोई और करना है, फल किसी और को मिल रहा है। इसने कहा भाई मेरी क्या गलती थी, प्यार तो इन दोनों को हुआ था, ठीक है, मेरी क्या गलती है, मेरे को एक ऐसा ऑफ स्प्रिंग बना दिया तुमने जो कि स्पीसी कहलाने लायक भी नहीं हूं मैं। तो लोग इसको चिढ़ाते थे, भाई तू तो स्पीसी कहलाने लायक भी नहीं है, तू तो रहने ही दे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो टिग्लॉन देखो इज ए हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय मेटिंग ऑफ ए मेल टाइगर एंड ए फीमेल लॉयन। टाइगर एंड लॉयन आर टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज। टिग्लॉन डज नॉट फॉर्म ए नेचुरल सेल्फ सस्टेनिंग ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो इसलिए टिग्लॉन यहां पर, इन दिस केस टिग्लॉन इज नॉट ए स्पीसी। इस चीज से आप ये समझ सकते हैं व्हाट इज स्पीसी एंड व्हाट इज नॉट ए स्पीसी, हु इज स्पीसी एंड हु इज नॉट ए स्पीसी, है ना। पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, पर इन चीज से अपन इसके अंदर समझ सकते हैं। देखो अब ऐसा ही है ना, आपने एक सुना होगा खच्चर, है ना, जो कश्मीर के अंदर आप देखते हैं, पहाड़ी इलाके के अंदर खच्चर को बहुत यूज करते हैं वो, है ना। तो ये खच्चर इस तरह से होता है, राइट। अब खच्चर ये होता है कि जो एक तरह से हॉर्स और डोंकी, इनकी मीटिंग से बना हुआ जो ऑफ स्प्रिंग है, दैट इज खच्चर। स्पीसी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो खच्चर जो होगा, और म्यूल इसको बोलते हैं, म्यूल इज नॉट अ स्पीसी, बिकॉज ये जो है दैट इज नॉट फर्टाइल। इसमें शक्ति बहुत होती है ना, इसके अंदर गजब की शक्ति होती है भार उठाने की, बट ही कैन नॉट प्रोड्यूस, बिकॉज ना ये हॉर्स है ना ये डंकी है। हॉर्स और डंकी का कुछ इस तरह से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डंकी जैसा लगेगा, और ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो हॉर्स जैसा लगेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है मेरे मम्मी पापा सेम स्पीसी के नहीं थे, इसकी गलती नहीं है, दे आर स्टेराइल। अब ये क्या है, ये एक तरह से ये स्पीसी नहीं है, तो ये स्टेराइल है, बिकॉज दे कैन नॉट मेक स्पर्म और द एग्स। तो व्हेन ए हॉर्स एंड डंकी मेट, दे प्रोड्यूस ए हाइब्रिड कॉल्ड द म्यूल। Mules are typically sterile, unable to reproduce, which means that the horses and donkeys are distinct species. समझ में आया? What is the species? I hope this is clear to everyone. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब स्पीसीज के ऊपर, जैसे इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन मैंने बना कर दिया, वैसे ही हम स्पीसी के ऊपर क्वेश्चन कर लें। सॉल्व करो इसको, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, समझ गए? देखो, ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस, ठीक है, दैट इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सर 5 साल से हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, सर मैं 2 साल से कर रहा था, मैं 3 साल से कर रहा था, सर मैंने एनवायरनमेंट पढ़ रखा है, पर मुझे आज तक पता नहीं था स्पीसी का मतलब क्या होता है। मैं राइट? राइट, समझ में आ रहा है? मेरे को पता है कि आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है, सबसे अच्छी बात यह है। और यूपीएससी क्या पूछ रहा है ये भी मेरे को पता है, और क्या पूछेगा आने वाले समय के अंदर, ठीक है, ये भी एक आइडिया लग जाता है, इतने साल से पढ़ाता है ना।
ठीक है, तो हमको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है। यूपीएससी क्यों? क्योंकि यूपीएससी फोकस कर रहा है कॉन्सेप्ट। ये करो 9th क्वेश्चन। म्यूल इज नॉट कंसिडर्ड एज ए स्पीसी। देखो उसे एग्जांपल से बना दिया। आपको पहले पता होना चाहिए म्यूल क्या है। ठीक है, म्यूल इज इनफर्टाइल एंड कैन नॉट, इसलिए क्योंकि स्पीसी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, राइट। चलो, ठीक है, तो यहां पर देखो, मेंबर ऑफ स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन करेंगे पर ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो सही पैदा नहीं होगा, फिर वो फिर एक खच्चर पैदा होगा। क्या मतलब है, समझ में आ रहा है? तो उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो एक तरह से स्पीसी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ स्पीसी देन यू आर मीटिंग विद डिफरेंट स्पीसी, बाय द वे, राइट। तो इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन नेवर मेट, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेट तो कर ही सकते हैं, बट बच्चा जो पैदा होगा उसका भी सोच लो। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इज द की क्राइटेरिया ऑफ द स्पीसीज, यस। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द व्हाट, आर द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और थर्ड जो होगा करेक्ट आंसर होगा 10th का, राइट। अब चलो, पॉपुलेशन हम पढ़ रहे हैं, राइट। पॉपुलेशन के बारे में हम समझे इसके अंदर, और पॉपुलेशन के अंदर हम स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का ग्रुप इज नोन एज पॉपुलेशन। आप समझ गए? पॉपुलेशन की डेफिनेशन अगर आपको बनानी होगी तो क्या बनाओगे? एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक साथ रख दो, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। रैट्स को एक साथ रख दो, तो अब इसकी एक डेफिनेशन होगी ना, स्पीसीज को एक साथ रख दो, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को एक साथ रख दो, और सभी स्पीसीज को, सारी स्पीसीज को एक साथ रख दो, तो दैट विल फॉर्म एज कम्युनिटी। वो एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सुनते रहो और मस्ती करते रहो। हाँ, मेट तो कर सकते हैं। मेट का मतलब कि हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप। फिजिकल रिलेशनशिप तो कर ही सकते हैं, तभी तो टिग्लॉन पैदा हुआ। मेटिंग का मतलब ही होता है, मेट तो कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना, जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग है। इसका मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है ऐसा वेसल। सर, बट बी कैन बी मेट, देन ऑप्शन बी कैन बी करेक्ट ना सर, एज पर द क्वेश्चन डिमांड। नहीं, क्वेश्चन डिमांड के साथ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट लिख रखा है कि इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन नेवर मेट। ये तो नहीं होता ना। टाइगर और लॉयन तो कर सकते हैं ना, फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तभी तो टिग्लॉन पैदा हुआ। मेट करने मतलब कि जस्ट हैविंग ए सेक्सुअल रिलेशनशिप, दैट इज मेटिंग। समझ रहे वैशाली? वैशाली की ये दिक्कत है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, पता नहीं, क्वेश्चन को पर्टिकुलराइज्ड कर देती है बहुत ज्यादा। इसके कारण ही, मतलब इसके कारण इसके 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब इसमें वो बस वही कॉन्सेप्ट को पकड़ के, मतलब अपना थिंकिंग थोड़ा सा आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। आता सब है कॉन्सेप्ट, मेरी पुरानी स्टूडेंट है, कॉन्सेप्ट में इसको कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा घुटमुट घुटमुट करके उसको गलत कर देती है बस। थोड़ा ब्रॉड सोचने लगो, ब्रॉड सोचोगे तो ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन में पूछा नहीं, तुम क्वेश्चन के अंदर पता नहीं स्पीसीज को पर्टिकुलरली उस डेफिनेशन को इतना सोच लिया कि तुमने क्वेश्चन को देखा नहीं कि बस उसके अंदर ही करना है। मेट भी नहीं करने दे रहे तुम तो। ठीक है, मीटिंग तो करने दो, तभी तो टिग्लॉन बनेगा। चलो, अब हम करते हैं कि एक चीज कि पॉपुलेशन, जब एक पर्टिकुलर स्पीसी की स्टडी हो रही है ना, देखो पर्टिकुलर स्पीसीज की, मैं कहूं रैट ही रैट की स्टडी करूंगा, तो दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी। अब आ गया डेफिनेशन के अंदर, है ना। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में जब बात हो रही है तो एक पॉपुलेशन है और उनकी स्टडी हो रही है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी। इट एग्जामिन्स हाउ ए सिंगल स्पीसीज इंटरेक्ट विद द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इट्स हैबिtat, राइट।
कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया? कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल टर्म्स रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब देखो, आप समझ में आ रहा है, दैट इंटरेक्ट एंड कोएग्जिस्ट इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, तो दैट इज नोन एज कम्युनिटी, जिसके अंदर फिश भी होगी, स्टार फिश भी होगी, केकड़ा भी होगा, है ना, अबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे, दैट इज नोन एज। और इसकी जब स्टडी करते हैं, कम्युनिटी की जब हम स्टडी करेंगे, तो भैया एक टर्म है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज सिनिकोलॉजी। साथ साथ है सब, तो सिनिकोलॉजी हो जाएगा, दैट इज नोन एज सिनिकोलॉजी इज द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द होल प्लांट और द एनिमल कम्युनिटी, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज सिनिकोलॉजी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक, कल अपन मिलते हैं। इसको बहुत इजी इजी चीजें हैं, बहुत इजी इजी तरीके से पढ़ लेंगे। एनवायरनमेंट तुम्हारा बेस्ट होगा, सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, डोंट वरी। राइट, अभी एनवायरनमेंट में जैसे पंजाब पीसीएस में क्वेश्चन आए थे ना, तो कल इसके केतन के सारे सही हुए थे, बिकॉज केतन ने पढ़ रखा है मेरे से एनवायरनमेंट, तो उसके सारे सही होता है। अगर आप एनवायरनमेंट भी पढ़ लेते, क्योंकि बच्चों के ज्यादा मार्क्स कम नहीं है, ठीक है ऐसे। अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ के अगर दे देते ना पंजाब पीसीएस, तो हो सकता था आपका निकल जाता, कई बच्चों का निकल जाता, है ना, 3-4 बच्चों का और निकल जाता, इतने बच्चों ने दिया था। पर ठीक है, किस्मत किस्मत की बात है, भगवान जब चाहता है ना तभी होगा। राइट, और हम मेहनत कर सकते हैं। अब बस राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब राइट टाइम पर भी तुम डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो फिर दिक्कत आ जाती है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, पकड़ पकड़ के लाया हूं मैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को पकड़ पकड़ के लाया हूं, जो मेरे अच्छे बच्चे थे, भाई नहीं सिलेक्शन बैच तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अड़ गया मैं भी, मैंने कहा करना है तो करना है, बस कुछ भी करके करना है ना। मोनिका को मैंने कितना कन्विंस कर, मैंने मतलब आज तक बच्चों को इतना कन्विंस, क्योंकि मुझे पता है इस बैच के अंदर से बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस बैच का, समझ में आ रहा है। पुराने बच्चों को मैंने सबको कन्विंस करने की कोशिश करी, भाई आओ आओ एक बार आओ, बैठ जाना, प्रीलिम्स के बाद पास होने के बाद दे देना फीस, यहाँ तक मैं बोल दिया था बच्चों को, खींच के ले आया मैं बच्चों को। आज सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा राइट डिसीजन हमारा था। तो इस तरह से हो जाएगा सब कुछ, बट ऐसे परेशान नहीं होना यार, प्रीलिम्स में नहीं हुआ पंजाब पीसीएस के प्रीलिम्स, ठीक है यार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यूपीएससी तक तो बहुत तैयार हो जाएंगे ना, यूपीएससी हो जाएगा हमारा, थोड़ा सोच कर देखो। अब अभी मान लो पंजाब पीसीएस में होते थे, मेंस की टेंशन हो जाती, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचते हैं कि भैया प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस का क्या करें। भाई प्रीलिम्स पहले करो, फिर मेंस का सोचना। अब तो टाइम भी नहीं है मेंस का सोचने के बारे में। पर अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कई बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्लास में सबका नेचर अलग है ना। कई बच्चे बहुत संबल है, वो सब कुछ को साथ में लेके चल सकते हैं, ऑप्शनल भी ले लेंगे साथ में, ये भी प्रीलिम्स भी ले लेंगे, मेंस भी ले लेंगे, और पंजाब पीसीएस का मेंस भी ले लेंगे, दूसरे पीसीएस का मेंस भी ले लेंगे, सबका साथ में लेकर चलते हैं। भगवान उनका कहता है कि ठीक है यार बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। कई ऐसा होता है, अगर मान लो यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, आई डोंट वांट टू नेम, ठीक है, बट अगर उनका अगर पंजाब पीसीएस में हो जाता ना, तो ना पीसीएस होता तुम्हारा क्लियर मेंस, ना तुम्हारा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर होता। ऐसे बच्चे भी हैं, और मैं जानता हूं कौन बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग तो बहुत कितने डेली अपनी बात होती है, सब कुछ बच्चे हैं जिनसे तो डेली बात होती है, सर आज घबरा गए, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, तो उन सबको बारे में पता है मैं। तो अगर पंजाब पीसीएस आपका क्लियर नहीं हो, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट यहाँ पर पंजाबी ही है, राइट, तो अगर पंजाब पीसीएस आपका क्लियर नहीं हो सकता हुआ, तो हो सकता ही आपके लिए अच्छा हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने पढ़ा है फिलोसफी के अंदर, बाद में पता चलेगा, ठीक है। एक ये जो पूरा वर्ल्ड है एक रूल से चल रहा है, इस रूल में क्या हो रहा है, अभी अभी हमको लग रहा है कि दुख हो रहा है, दुख है हमारे पास, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है ये दुख आपको बाद में पता लग रहा है, ये तो इस सुख की तैयारी थी, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो आपके लिए बेस्ट होगा आपको मिल जाएगा, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो। अगर आप इस इस तरह से आप हो कि भाई जिसके अंदर एक काबिलियत है, राइट, चीज को लेने की, तो प्रकृति आपको देगी, क्यों नहीं देगी? प्रकृति इतना कुछ दिया है प्रकृति ने, तो ये क्यों नहीं देगी? सोच कर देखो, प्रकृति ने जीवन दे दिया, प्रकृति ने तुमको खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ दे दिया है, तो एक ये इतनी छोटी सी चीज सिलेक्शन नहीं देगी, पर उसके लायक तो हो, है ना। जानवरों को इंसान की बुद्धि थोड़ी ना दे देगी प्रकृति, उसके लायक तो बनो, पात्र तो बनो, तभी तो देंगे। अब भगवान की कृपा तो बरस रही है, पर किसी पे किसी को आनंद मिल जाता है उसके अंदर, किसी को नहीं मिलता है। कोई मतलब अभी तक परेशानी घूमता है। तो पात्र बनो, प्रकृति देने को तैयार बैठी है, प्रकृति तो कह रही है दो, लो लो, ठीक है, बट पात्र बनना, पात्र बनने के लिए हमको अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में कमी होती है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हमारा चीजों को संभाल, अगर मान लो सिलेक्शन भी हो जाए और संभले नहीं फिर चीजें, फिर जॉब करते हुए परेशान हो, वो सब भी तो देखना पड़ेगा ना। तुम्हारी इच्छा के हिसाब से थोड़ा ना जीवन चल सकता है।
तो बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, बहुत अच्छे से अपन करेंगे सब कुछ, डोंट वरी, ठीक है, यू आर इन द राइट हैंड्स। बस ये बात ध्यान रखो और पढ़ते रहो, प्रयत्न करते रहो, और जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ते रहो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।